एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 12th की एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 1 विच इज एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। बिजनेस स्टडीज में बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आए हो ना, वही सारी चीज़ें इसमें है कि एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा है ना, उसी का एक तरीके से बड़ा भाई कह लो आप इस चैप्टर को। वही है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें क्या होता है कि मार्केट जो है, मार्केट बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो बदलता रहता है। इट इज़ डायनेमिक, ये तो आपको पता ही है ना। इट कीप्स ऑन चेंजिंग और चेंज होता रहता है, तो अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं जिसको एक एंटरप्रेन्योर को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी का मैं लाभ उठाऊं ताकि मेरे बिजनेस को और अच्छा प्रॉफिट हो जाए, है ना। थ्रेट आते हैं और स्वॉट एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ देखो अपने बिजनेस की, वीकनेस देखो, अपॉर्चुनिटीज देखो, थ्रेट आइडेंटिफाई करो। तो ये एक एंटरप्रेन्योर को करना पड़ता है ना, ताकि उसके बिजनेस जो है और अच्छा हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का गोट फार्म है, ठीक है, और गोट फार्म मैं गोट्स होंगी ऑब्वियसली। तो सरकार ने ये अभी अभी गाइडलाइंस निकाली हैं फॉर एग्जांपल कि हम जो है गोट फार्म जो भी ओपन करेंगे उनको सब्सिडीज देंगे। और एक एंटरप्रेन्योर ने अगर उस अपॉर्चुनिटी को ले लिया, अब मतलब उस पर एनालिसिस किया और उसके लिए अप्लाई किया, तो फिर उसके प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाएगा ना। तो इस तरीके से बिजनेस पर्सन को एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज को समझना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर है। अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और ये नोट्स तो कुछ है ही नहीं, बाकी और भी किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो भाई एनसीईआरटी के आ जाओ पेज नंबर 2 पे, विच इज, तो भाई अब एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 पे आ जाओ। यहाँ से हमें स्टार्ट करना अपने सिलेबस के हिसाब से। मैं आपको बता रही हूँ 2023 और 24 वाला जो सिलेबस है ना, उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। तो पहला है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या होती है। देखो भाई, जो हमारे बिजनेस का इन्वायरमेंट है, जो भी हमारे लाइक बिजनेस इन्वायरमेंट ही है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो कि हर किसी को नहीं हो पाता। तो एक एंटरप्रेन्योर को उसे स्पॉट कर लेना चाहिए, उसे आना चाहिए कैसे मैं अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करूं। अब भाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है, ये जो है एक किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, एन इकोनॉमिक आइडिया विच इज इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड अर्न प्रॉफिट। ये जो है इकोनॉमिकली एक आइडिया है जिसकी वजह से हम अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, एंटरप्राइज सेटअप करते हैं, और उस अपॉर्चुनिटी की वजह से जो है हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल कह सकते हैं जैसे गवर्नमेंट जो है उसने उन्होंने बहुत सारी सब्सिडीज निकाल दी, जैसे कि फिश के ऊपर, कि अगर कोई पिस्की कल्चर का वर्क करता है तो फिर हम उसको सब्सिडीज देंगे। गोट फार्म है तो हम उसको सब्सिडीज देंगे, है ना। और भी कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है तो हम उसको सब्सिडीज देंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हुई हैं। तो लोगों ने या फिर जो विलिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने ये काम करना स्टार्ट कर दिया इस अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करते हुए, और तब उन्होंने प्रॉफिट को अर्न किया। अब किसी भी अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करने से पहले एंटरप्रेन्योर को दो चीज़ें ध्यान में रख लेनी चाहिए कि वो जो भी चीज़ प्रोड्यूस करने वाला है उसका अच्छा सा मार्केट हो, ये ना हो कि शॉर्ट टर्म के लिए हो, है ना। और जब उस बिजनेस में वो पैसे लगाएगा जो उसने अपॉर्चुनिटी को देख के चुना है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होना चाहिए, इस तरीके से, है ना। तो जब एक एंटरप्रेन्योर ये दो क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेगा कि हाँ भाई जिस चीज़ में मैं पैसा लगाऊंगा अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद वो अच्छा पैसा भी देगा मुझे आगे, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे अच्छा मिलेगा, और उस प्रोडक्ट का या फिर उस सर्विस का अच्छी मार्केट भी है। तो इस तरीके से वो अगर ये दोनों क्राइटेरिया को समझ जाता है, अपॉर्चुनिटी को समझ जाता है, तो सक्सेसफुल हो जाता है। अब एलिमेंट्स देखो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के क्या क्या एलिमेंट्स है। एक तो मार्केट स्कोप जो है वो काफ़ी अच्छा एश्योर्ड होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पक्का मिलना चाहिए, आइडिया जो प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसे एरा गैरा नथु गैरा नहीं होना चाहिए, है ना। और कॉम्पिटेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर टू एनकैश इट, कोई भी बिजनेस हो तो उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सके वो होना चाहिए, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और उस अपॉर्चुनिटी के लिए जो भी हम बिजनेस सेटअप करेंगे उसकी फ्यूचर ग्रोथ होगी या नहीं होगी वो भी चीज़ हमें देख लेनी चाहिए, है ना। अब भाई आगे आ जाओ। आगे हमें पढ़ना है, हाँ, परसीविंग एंड सेंसिंग अपॉर्चुनिटी। अब हम अपॉर्चुनिटी को परसीव कैसे करेंगे या फिर सेंस कैसे करेंगे वो बताया हुआ है। सो एंटरप्रेन्योर जो है वो अपॉर्चुनिटी को परसीव करते हैं और उसके बाद मतलब सुनते हैं कहीं से, उन्हें सोर्स पता चलता है कि अच्छा ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है। उसके बाद जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो उसको अरेंज करेगा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, वो इस तरीके से एनालाइज करेगा इस इंफॉर्मेशन को कि उसके अंदर क्या है, मैं कैसे कैसे क्या कर सकता हूँ, और वो
नॉर्मल पीपल जो है उसके ऊपर ध्यान देते नहीं, उन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। ये सिर्फ जो है एंटरप्रेन्योर ध्यान में रखते हैं। सो एंटरप्रेन्योर एक ऐसे पीपल होते हैं जिनके पास कोई विजन होता है, जो कि कस्टमर्स को, पार्टनर को, एम्प्लॉयज़ को, सप्लायर्स को परसुएड कर सकते हैं, मना सकते हैं कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और इसको शेयर करना, सपोर्ट करना है, इसी के ऊपर अपना मार्केट बनाना है। तो एक एंटरप्रेन्योर को इस अपॉर्चुनिटी को परसीव करना आना चाहिए, मतलब उसको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आ रही हैं, उसके बाद उसको सिंथेसाइज करना है, मतलब कि अरेंज करनी है अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, उसको एनालाइज करना है, फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए। और दूसरों को मनाना आना चाहिए कि भाई जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया तो दूसरे मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदे, अगर कोई मेरी कंपनी में काम करेगा तो क्यों खरीदे, कोई मेरे साथ पार्टनरशिप करेगा तो क्यों करेगा। तो उसके पास एक सॉलिड बिजनेस आइडिया होना चाहिए इस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद और एनालाइज करने के बाद, है ना। तो एक तरीके से यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है कि जैसे सोसाइटी में काफ़ी सारे लोगों की नीड्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का या फिर उन नीड्स का हम एक क्रिएटिव सा सोल्यूशन निकाल के और फिर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ये बन गई एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी, इस तरीके से, है ना। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज़ को सेंस करने के लिए इन्वॉल्व है, हम कैसे अपनी अपॉर्चुनिटी को सेंस कर पाएंगे, है ना। एक किसी भी बिजनेस या फिर एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी को सेंस करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर अपनी बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स लगाता है। कैसे? वो ऑब्जर्व करता रहता है, वो एनालाइज करता रहता है, वो चीज़ों को इकट्ठा करता है, गैदर करता है और पढ़ता रहता है हर चीज़ के बारे में। जैसे वो क्या कर सकता है कि कहीं से उसने सुना कि ऐसी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आई है हमारे मार्केट में, उसके बाद वो जो है बेसिक आइडियाज़ लगाता है, वो सोचता है कि अच्छा ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं मार्केट में, तो फिर हम कुछ ऐसा इस चीज़ को लेकर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि बिक सके कमर्शियली, है ना। तो इस तरीके से जैसे एक फॉर फेमस एग्जांपल है, बहुत पहले का ही है, कि जैसे लोगों ने ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, अब वो हर जगह पानी नहीं लेके जा सकते, तो फिर बिस्लरी ने क्या किया, मतलब पानी की बॉटल्स जो है वो सप्लाई करना स्टार्ट कर दी। तो एक प्रॉब्लम थी, है ना। यहाँ पर देखो ये एक प्रॉब्लम थी, ये लोगों की नीड थी कि उन्हें हर जगह पानी की अवेलेबिलिटी चाहिए ताकि वो उनकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, है ना। तो फिर बिस्लरी ने क्या किया, अपनी बॉटल्स बनाई, उसके अंदर पानी डाल डाल के वो सप्लाई करने लगी हर दुकानों पर। अब आप जिस भी दुकानों पर जाओगे या फिर कभी भी आपको प्यास लगने लग जाएगी, तो फिर आपके आसपास की सारी दुकानों पर पानी आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन गई है। तो एक एंटरप्रेन्योर को परसीव करना आना चाहिए, उसके पास बेसिक आइडिया होना चाहिए और एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनानी चाहिए जो कि कमर्शियली यूज हो जाए। एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको जो है एक एंटरप्रेन्योर को अलग अलग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, चाहे वो मैगजीन हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, और उसके पास एक विजन होना चाहिए और एक क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, मतलब एक गोल ओरिएंटेड और एक क्रिएटिव माइंड चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट या फिर वो सर्विस वो बना सके नीड एंड प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर के हिसाब से, और उसका एक विजन हो कि आज मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे कल को कहाँ पे होना है, इस तरीके से। तो ये जैसे फर्स्ट पॉइंट था एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया, इसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, अभी प्रॉब्लम है, उसको ध्यान से पहचानो, फिर उसके बाद चेंज लेके आओ, नई अपॉर्चुनिटीज़ को बिजनेस में लेके आओ, उसके बाद अपना प्रोडक्ट या सर्विस को इनोवेट करो, फिर कंपटीशन के अंदर आओ, और कंपटीशन मतलब पहचानो कि आपका कंपटीशन इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन सा है, उसके बाद आप इनोवेट करो अपना प्रोडक्ट, है ना। और आप कहाँ से एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप कहाँ से पता लगाओगे कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, मैगजीन है, जर्नल है, बुक है, सेमिनार है, ट्रेड शो है, फैमिली मेंबर है, कस्टमर है, फ्रेंड्स है, यहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। विजन एंड क्रिएटिविटी मैंने आपको बता दिया, क्रिएटिविटी मतलब इनोवेट करना, है ना, और एक विजन मतलब गोल ओरिएंटेड होना। उसके बाद अब हम आएंगे भाई इन्वायरमेंट स्कैनिंग पे। इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होती है? बिजनेस इन्वायरमेंट में बी डिफाइंड एज ऑल दोस कंडीशन। अब बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? जिसके अंदर एक्सटर्नल फोर्सेस भी आते हैं और इंटरनल फोर्सेस भी आते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायनामिक रहता है, उसको चेंज होता ही रहता है, कभी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, कभी कोई थ्रेट आएगा, इस तरीके से, है ना। तो लाइक दैट वेज, तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो सारी कंडीशन एंड फोर्सेस हैं जो कि बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, उसके ऑपरेशंस पे काफ़ी ज़्यादा असर डालती हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो अचानक से ही ग्रो नहीं कर जाती है, एमर्ज नहीं कर जाती, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप जो है सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल और बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहती है। जैसे हमारी सोसाइटी में जो है गवर्नमेंट बड़ा रोल प्ले करती है, तो गवर्नमेंट ने कौन कौन से लॉज निकाल दिए, लीगल स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है, इकोनॉमिकली क्या असर पड़ रहा है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, पॉलिटिकल हमारी गवर्नमेंट कैसी है, तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से इन्वायरमेंट का, बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो बदलता रहता है। ओके।
तो इसके बाद अब हमें देखना है कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होती है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखते हैं, इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है, कैसे हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो काम कर रहे हैं, कैसे हमारे बीओडीज काम कर रहे हैं, कौन सी पॉलिसीज़ हमारे उसमें इम्प्लीमेंट हो रही है, अच्छे से वो फॉलो हो रहे हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे अच्छे से फॉलो हो रहे हैं नहीं। तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल वाले फोर्सेस। और ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या हो गया, ये सारे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और बाकी सारे फैक्टर्स ये एक्सटर्नल हो गए। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को काफ़ी अच्छे से तरीके से मॉनिटर करेंगे, वो अच्छे से उसको डिटेक्ट करेंगे, हम कोई ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अर्ली साइंस है अपॉर्चुनिटीज़ के या फिर थ्रेट के, तो उसको हम तभी की तभी सॉल्व कर लेंगे, या उसके लिए हम कोई आने वाली अपॉर्चुनिटी है तो उसके लिए फटाफट से काम करने स्टार्ट कर जाएंगे। और उसके बाद कोई अगर थ्रेट आने वाला है तो उसके लिए भी हम तैयार रहे, ताकि हमारे बिजनेस को ज़्यादा हिट बैक ना करे। तो उससे हमारा करंट जो बिजनेस के करंट प्लान और फ्यूचर प्लान है वो थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट स्कैनिंग, कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी अच्छे से मॉनिटर करें और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें या फिर थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करें, और उस हिसाब से अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स है उसको इन्फ्लुएंस करें। अब हमें क्यों ज़रूरत है अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करने की, क्योंकि इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट जो है डायनेमिक है, और उसके बाद डायनेमिक है तो हमें जो है अपने प्लान्स को चेंज करना चाहिए ताकि हमारे बिजनेस में ज़्यादा असर ना पड़े, हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी नेसेसरी टू केयरफुली मॉनिटर the threats and opportunities of the business environment to gain particular profit and to get advantage from the opportunity and to get सेफ फ्रॉम दी थ्रेट्स, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब हम आते हैं आगे। आगे हमें देखना है कि भाई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो अफेक्ट होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो एनवायरनमेंट होता है वो, चाहे आपका बड़ा बिजनेस हो, मीडियम एंटरप्राइज हो या फिर स्मॉल एंटरप्राइज हो, तो उसको इफेक्ट करने के लिए बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। अब ये फोर्सेस जो है बिजनेस को बहुत असर डालते हैं, उसकी वर्किंग पे बहुत असर डालते हैं। तो इसलिए जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो दो लेवल्स में आता है, एक होता है माइक्रो इन्वायरमेंट और एक होता है मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट कौन से हो गए, जैसे कि सप्लायर, कस्टमर, इंटरमीडिएरीज, कॉम्पिटिटर्स, जनरल पब्लिक, तो ये मेंबर्स हो गए। और मैक्रो इन्वायरमेंट में एक पेस्टल होता है, पेस्टल फॉर्मूला आप कह सकते हो, या फिर एक जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और लीगल। तो ये बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ही होगा कि इन सभी की वजह से बिजनेस के ऊपर बाहरी तरीके से असर पड़ता है। और ये हो गया इंटरनल इन्वायरमेंट जिसकी वजह से बिजनेस को अंदर से ही बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, अगर हमारे पास सप्लायर्स अच्छे से नहीं है तो हमारा प्रोडक्ट कैसे पहुंच पाएगा। तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बिजनेस इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बारे में। प्रॉब्लम जो है किसी भी रास्ते का एक तरीके से रोड ब्लॉक कर देती है, किसी भी सिचुएशन का रोड ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं। हमें ये फोर्स करती है प्रॉब्लम कि हम कोई सॉल्यूशन ढूंढे इसके लिए। जैसे मान लो मेरे को आज कोई प्रॉब्लम है, तो फिर मेरे को ये प्रॉब्लम फोर्स करे कि मैं इस चीज़ का इलाज ढूंढूं, फटाफट से इसका सॉल्यूशन ढूंढूं, है ना। तो एक एंटरप्रेन्योर को भी आइडेंटिफाई करना है कि मेरे रास्ते में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरा रास्ता या फिर रोड ब्लॉक करती हैं, और मैं उनको आइडेंटिफाई करूँ और उसका फटाफट से सॉल्यूशन ढूंढूं। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, एक तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे रास्ते में क्या प्रॉब्लम है, और हमें ये देखना है कि उस प्रॉब्लम को कौन कौन से लोग फेस अप कर रहे हैं, और अगर मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आऊँ तो क्या वो सोल्यूशन मार्केट में एक्सेप्टेबल होगा, इस तरीके से। तो इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आइडिया फील्ड्स। नाउ आइडिया फील्ड्स क्या होते हैं, देखो आइडिया फील्ड्स मतलब कि अलग अलग तरीके आइडिया को जनरेट करने के लिए, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत सारे आइडियाज ले आता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, है ना। अब ये जो प्रोसेस है आइडिया जनरेशन का, इससे कैसे हो सकता है, इससे जो है आइडिया फील्ड्स बनते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से हम आइडियाज़ को बना सकते हैं इस प्रोसेस में। इससे क्या होता है, एंटरप्रेन्योर का जो स्कोप ऑफ थिंकिंग है वो बढ़ जाता है, और सेम टाइम
टाइम पे वो आइडियाज़ को स्ट्रक्चर करता रहता है, जो उसको ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, जो उसको बढ़िया सा आइडिया लगता है ना कि हाँ ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए हम आइडिया फील्ड को इस तरीके से भी डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि कन्वीनियंट है एंटरप्रेन्योर के हिसाब से, कि उसको जो ऑप्शन बढ़िया लगता है वो वाला आइडिया चुनता है। तो ये कन्वीनियंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द आइडियाज़, ये एक बड़ा सा नाम भी है आइडिया फील्ड्स का, है ना। आप बहुत सारे सोर्सेज कौन कौन से आइडिया फील्ड के, एक तो भाई नेचुरल रिसोर्सेज, कि कोई नेचुरल रिसोर्स है जिसकी वजह से हम कोई, जैसे मान लो जो धूप है, सनलाइट है, उसकी वजह से हम जो है सोलर पैनल बना पाए, जिसकी वजह से आज जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ना। तो नेचुरल रिसोर्स की वजह से कोई हम प्रोडक्ट बना पाए, कोई आइडिया की, नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से हम कोई आइडिया इंप्लीमेंट कर पाए और फिर हम कोई प्रोडक्ट बना पाए। उसके बाद अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस है, जैसे कि मान लो पहले लीड आती थी, है ना, अभी भी आती है खैर, तो फिर वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस है, उसके अंदर ही कुछ इनोवेशन कर दिया, जैसे पॉड्स बना दिए, है ना, या फिर हेडफोन बना दिया, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस से ही हमने कुछ न्यू बना दिया, ठीक है, तो वो आइडिया फील्ड में आएगा। ट्रेडिंग रिलेटेड, अगर आपका कोई बिजनेस है जो कि ट्रेड से रिलेटेड है ना, ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो उस चीज़ के लिए हमने कुछ बना दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम में शेयर्स एंड डिबेंचर्स को खरीदना जो है वो बहुत मुश्किल होता था, ब्रोकर्स वगैरह के हाथों खरीदना पड़ता था, लेकिन अब जो है बहुत सारे ऐप्स आ गए, लाइक अप स्टॉक्स वगैरह आ गए हैं, है ना। इस तरीके से ट्रेडिंग रिलेटेड, और ट्रेडिंग में आप ये भी कह सकते हो, ये तो हो गया लाइक स्टॉक मार्केट्स रिलेटेड। ट्रेडिंग में आप बाइंग एंड सेलिंग भी करते हो, उसके ट्रेडिंग में जो है ई कॉमर्स भी आ जाएगा, कि आपको जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई फिजिकल शॉप भी, आपकी इंटरनेट पे भी शॉप हो सकती है। ट्रेडिंग में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आ जाएगा, बाइंग एंड सेलिंग भी आ जाएगा। बाइंग एंड सेलिंग में भी वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाता है, कि आपको डायरेक्ट रिटेलर एंड कंज्यूमर का रखना है, बीच में होलसेलर रखना है, या फिर एजेंट भी रखना है, तो ये सारे ट्रेडिंग रिलेटेड में आ जाएंगे। क्रिएटिव एफर्ट, आप जो है अपने क्रिएटिव माइंड से बहुत सारे तरीके खोज रहे हो, आइडियाज़ खोज रहे हो, और फिर एक कोई नया इन्वेंशन करते हो, कोई सर्विसेज नई लेके आ रहे हो, जैसे बैंकिंग की सर्विस हो गई, या फिर कम्युनिकेशन की सर्विस हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लेके आ रहे हो। और उसके बाद या फिर आजकल नई सर्विस चल गई है कि अगर किसी को असाइनमेंट करवाने हैं तो हमें बता दो, हम असाइनमेंट कर देंगे। या फिर अगर किसी को मॉडल बनाना है स्कूल का, कॉलेज का, एग्जीबिशन के लिए, तो उसके लिए भी सर्विसेज वगैरह है ना। मार्केट और डिमांड ड्रिवन, अगर किसी चीज़ की डिमांड है मार्केट में, तो उसके हिसाब से आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया। तो ये सारे जो है आइडिया फील्ड्स के सोर्सेज हैं, और जितना भी मैंने आपको बताया है वही सारा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेंड स्पॉटिंग। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी नए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। जैसे इंस्टाग्राम रील है, कोई चीज़ वायरल हो जाती है, नया ट्रेंड बन जाता है, तो उसी की बहुत सारी रील्स बनती रहती है, क्योंकि वो ट्रेंड है। तो ऐसे कोई नया ट्रेंड आया है, आपने उसको आइडेंटिफाई किया और उसके हिसाब से अपनी कोई गुड बनाया, फिर सर्विसेज बनाई, तो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से आप चल रहे हो, तो आपके बहुत सारा गेन हो जाएगा, सेल्स काफ़ी अच्छी आएंगी, है ना। तो हम कैसे अपने ट्रेंड्स को स्पॉट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें जो है ट्रेंड स्पॉटर बनना पड़ेगा। हम फ्यूचर में तो देख नहीं सकते, लेकिन जो ट्रेंड है उसको हम बेस्ट तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आजकल जो है ट्रेंड में टिश्यू वाली साड़ीज चल रही है ना, तो उस तरीके से हम जो है टिश्यू वाली साड़ी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस पर नया कंसेप्ट लेके आ सकते हैं, तो फिर मार्केट में वही ज़्यादा बिकेगा। अब ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हम ट्रेंड को स्पॉट कर सकते हैं। सबसे पहले रीड करके, जिसको आप री ट्रेंड्स भी कर सकते हो। वेबसाइट हो गई, पब्लिकेशंस हो गई, न्यूज़पेपर साइट्स, पब्लिकेशन इंडस्ट्री वाली, बिजनेस मैगजीन, लीडर्स और ब्लॉगर्स के थ्रू, इस तरीके से। कई एंटरप्रेन्योर्स ये भी देखते हैं कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में जैसे कि लंदन, पेरिस, टोक्यो, इनमें क्या क्या चल रहा है, क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो वो हम लेके आए हमारे इंडिया में भी इस तरीके से। टॉक ट्रेंड्स, जो लोगों से बात करना, काफ़ी सारे नेटवर्क्स बनाना अपने, जिन उन लोगों से बात करना, सोशल नेटवर्किंग टूल्स में का एडवांटेज लेना, फिर लोगों से नेटवर्किंग करना। वॉच ट्रेंड्स, आप जो है देखो कि आपका जो टारगेट एरिया है, टारगेट कस्टमर्स है, वो कहाँ पर हैंग आउट कर रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, तो उससे आप वॉच करके एनालाइज करो। और एक सोचो कि आप जैसे आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर कर ली, तो अब आप देखो, आप अपना माइंड चलाओ, ट्रेंड स्पॉटर माइंड चलाओ, और उसके हिसाब से जो भी आपने एब्जॉर्ब किया है, जो भी आपने देखा, पढ़ा या ऑब्जर्व किया है, उसको कनेक्ट करना स्टार्ट कर दो, ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर दो, और उसके बाद अपना कोई प्रोडक्ट लेके आओ, है ना। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को समझने के लिए आप इस डायग्राम पर आ सकते हो। इसमें देखो, सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, अपना एक्सपीरियंस लेके आओगे, अटेंशन करोगे, सुनोगे, लर्न करोगे, हिस्ट्री को देखोगे, तो आप जो है किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, अपने गोल्स को, इश्यूज को, ऑब्जेक्टिव को लिखोगे।
कि मैंने ये ऑब्जर्व किया, इसके ये इश्यूज हैं, मुझे क्या क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है मेरे। उसके बाद आप जो है एनालिसिस करोगे, जो भी आपने सोचा है आप उसको एनालाइज करोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे, इंटीग्रेट करोगे, रिसर्च करोगे, डिस्कवर करोगे। ठीक है, मान लो आपने देखा कि अच्छा इस चीज़ की लाइक, हाँ, आपने सोचा कि ओके, हमें हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, मल्टीपर्पज़ डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं। तो हम कैसे कैसे, लेकिन बिजली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई ऑल्टरनेटिव वे है क्या जिसकी वजह से डैम भी यूज़ ना हो और हम बिजली को प्रोड्यूस कर पाए। तो फिर ये आपने एक विजन ले लिया, आपने ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद आपने एनालाइज किया, उस सिचुएशन को समझा, इंटीग्रेट करा, रिसर्च की, डिस्कवर किया, है ना। उसके बाद आप जो है आप पैटर्न बनाते चले जाओगे, इमेजिन करोगे, सर्च करोगे, एक्सीडेंट्स होंगे आपके साथ। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे आपने देखा कि अच्छा बिजली बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, या फिर और क्या क्या सोर्सेज है जिसकी वजह से हम टरबाइन को जनरेट कर सकते हैं और फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। तो ये सारे पैटर्न आपने एनालाइज कर लिए। उसके बाद आप जो है टाइम दोगे, रिफ्लेक्शन करोगे, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करोगे, है ना। और आप सोचोगे कि अच्छा बिजली जो है वो सन से भी बन सकती है और विंड मिल से भी बन सकती है। तो ये हो गया आपका इंक्यूबेट, है ना। उसके बाद आपने जो है सन को सन से लाइक एनर्जी बनवाने के लिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी बनवाने के लिए एक सोलर पैनल जो है वो ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया बेस्ड ऑन योर साइंटिफिक माइंड। अगर किसी का साइंटिफिक बैकग्राउंड है तो वो ये ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप जो है क्या करोगे, आप अपनी क्रिएशन करोगे, वीडियोग्राफिक डिज़ाइन, फोटोग्राफी वगैरह करोगे, और उसके बाद क्रिएट कर दोगे अपना जो पैनल है वो। और उसके बाद आप जो है उसको मेजरिंग करोगे, उसको देखोगे कि वो सही से चल रहा है या नहीं। तो ये हो गया क्रिएटिव लेवल। इसके कुछ प्रोसेस होते हैं, सबसे पहले आइडिया आना, उसके लिए प्रिपेयर करना, फिर इंक्यूबेशन करना यानी कि विजन करना, रिफ्लेक्शन करना, टाइम देना उसको, फिर उसके बाद आप इल्यूमिनेट करोगे, उस चीज़ को बनाओगे, और फिर उसके बाद बना के उसको वेरीफाई करोगे कि वो चल रहा है या नहीं। तो ये सारे जो है 5-6 प्रोसेस है किसके, क्रिएटिविटी के, वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसमें डाल देना। जैसे वेरिफिकेशन में आपका ये टेस्टिंग स्टेज होता है, वैलिडेशन स्टेज होता है, इसमें आप देखते हो कि आपका आइडिया जो है वेरीफाई होता है। इल्यूमिनेशन में क्या कर सकते हो आप, कि आपने जो भी अपना आइडिया सोचा है आप उसको रियल वे में बना के देखोगे। इंक्यूबेशन का क्या मतलब होता है कि आप सबकॉन्शियसली ही डिसाइड कर लेते हो कि आपको क्या बनाना है, प्रोडक्ट क्या बनाना है ना। प्रिपरेशन में आप क्या करते हो कि आप जो है हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचते हो कि मैं कैसे कैसे इस प्रॉब्लम का या कैसे कैसे इस आइडिया के बेसिस पे कोई प्रोडक्ट या सर्विस बना सकती हूँ। और आइडिया मतलब कि आपने कुछ चीज़ ऑब्जर्व की, उसके बेसिस पे आपको आइडिया आ गया। तो ये 5 जो मैंने प्रोसेस बताए हैं आपको, 5 स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस में आप अपने आइडिया को कोई चीज़ में कन्वर्ट कर देते हो, लाइक प्रोडक्ट और सर्विस जिसकी कोई कमर्शियल वैल्यू होती है, उसको आप क्या कहते हो, इनोवेशन कहते हो। इनोवेशन में भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि एनालिटिकल प्लानिंग। इसमें क्या करते हो आप, जो है अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को आइडेंटिफाई करते हो और उसके लिए रिसोर्सेज देखते हो कि उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। उसके बाद आपने इस रिसोर्सेज सोच लिया कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर इस सर्विस के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आप उन रिसोर्सेज को लेके आओगे, ऑर्गेनाइज करोगे। उसके बाद आप जो है अपने रिसोर्सेज को एक के ऊपर एक लगाओगे ताकि आपका जो रिजल्ट है वो आ पाए। उसके बाद आप जो है उसको बेचना स्टार्ट कर दोगे, कमर्शियल एप्लीकेशन कर दोगे। सो दैट इज द 4 स्टेप प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। ठीक है, लास्ट इज द सिलेक्टिंग द राइट अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योर को जो है एक अपॉर्चुनिटी को डिसाइड करने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स को गो थ्रू कर लेना चाहिए। अगर एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी भी लग रही है फिर भी एक एंटरप्रेन्योर को बहुत रिसर्च करके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देख के ही उस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर, एंड वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। So if you like the video and the explanation, then please like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.